साल था 1981 जब एक इंडियन शिप गोवा से चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बीच में मॉरिशस में ये एक जगह पर रुका और उसके बाद ये फिर आगे बढ़ता रहा अपनी उस मंजिल की तरफ जो इंडिया से करीब 12,000 किलोमीटर दूर थी। इस मंजिल का नाम था अंटार्कटिका। एक छोटी सी चार्टर्ड शिप पर यह यात्रा तय की जा रही थी जिसे भारत ने नॉर्वे से खरीदा था और सारे इक्विपमेंट भी विदेशों से खरीदे गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद इसकी खबर किसी को नहीं लगने दी गई क्योंकि भारत इस मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। खैर, जहाज तैरता रहा और 9 जनवरी 1982 को करीब 2.5 महीने बाद एक हेडलाइन छपती है, इंडिया क्वाइटली इन्वेडेड अंटार्कटिका। यानी कि पूरी दुनिया से छुपकर इंडिया ने अंटार्कटिका को पा लिया। लेकिन आखिर इंडियन साइंटिस्ट से भरे इस जहाज को इतनी मुश्किलों के बावजूद अंटार्कटिका क्यों ले जाया गया? और तो और इस मिशन के बाद आने वाले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी कई टीम्स को अंटार्कटिका भेजा। तो आखिर ऐसा किया क्यों गया? और आज भी इंडिया के साइंटिस्ट अंटार्कटिका में कर क्या रहे हैं? और वो कौन कौन सी मुश्किलें थी जिन्हें पार करके पहली बार भारत का तिरंगा उस सफेद बर्फीले डेजर्ट तक पहुंचा था? ये पूरी कहानी क्या है, इसे जानने से पहले थोड़ी सी अर्थ की हिस्ट्री समझ लेते हैं। करीब 200 मिलियन ईयर्स पहले ये धरती बहुत अलग दिखती थी। आज के दिन धरती पर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट पहले धरती के सारे हिस्से एक में ही फ्यूज हो रखे थे या फिर मिले हुए थे और इस एक बड़े हिस्से को कहा जाता था पैंजिया। पैंजिया बेसिकली एक ही कॉन्टिनेंट था जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और ये जो पानी था इसे हम पैंथलासा कहते थे। धीरे धीरे जैसे समय बदला इस कॉन्टिनेंट में दरारें बढ़ती गई और क्रैक्स आने लगे और आगे चलकर ये लैंड मास यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये कई टुकड़ों में बिखर गया। ये टुकड़े धरती के चारों तरफ घूमने लगे। अब इन टुकड़ों के साथ हुआ ये कि कभी ये एक दूसरे में क्रैश कर गए या फिर कभी छोटे टुकड़ों में बिखर गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि ये एक दूसरे में मर्ज होकर और भी बड़े बन गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं और आज जो 7 कॉन्टिनेंट हम देखते हैं वो इसी का हिस्सा है। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी है जो धरती की एज पर लोकेटेड है। लेकिन इस सफेद फ्रोजन आइलैंड वाले कॉन्टिनेंट को देखें तो सही मायनों में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि अगर आज इंडिया और चाइना के साइज को कंबाइन कर दें तो भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। यानी कि ये कॉन्टिनेंट करीब 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। इसका 98.5% हिस्सा एक बहुत ही मोटे आइस शीट से कवर्ड है जिसे आइस कैप कहते हैं। यहाँ साल के 6 महीने कंटिन्यूसली लाइट होती है और फिर अगले 6 महीने यहाँ पर घना अंधेरा छाया रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं आता और कई बार ये -89 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यानी एक लाइन में कहें तो इंसानों के लिए ये जगह एक बर्फीला कब्रिस्तान है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया को आखिर इसमें इंटरेस्ट क्यों था और कब से था? तो 1950s से ही इंडिया का अंटार्कटिका में इंटरेस्ट आ गया था क्योंकि ये वो टाइम था जब दुनिया के काफ़ी देशों ने अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल शो करने की कोशिश की और भले ही यहाँ कोई रहता नहीं था लेकिन कई देशों ने फॉर्मली कहा था कि अंटार्कटिका पर उनका अधिकार है। इसी केस को सॉल्व करने के लिए 1 दिसंबर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सोवियत यूनियन, साउथ अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। बेसिकली ये ट्रीटी चाहती थी कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को प्रमोट किया जाए। एक तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रीटी साइन की गई ताकि जो पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स थे उनकी वजह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का नुकसान न हो और ये जो 12 देश हैं इनके जो साइंटिस्ट हैं ये इस जगह पर आए और रिसर्च कर सके। अब जितना अच्छा ये क्लेम लग रहा था असल में उतना अच्छा था नहीं। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये भी एक तरह की चाल थी दुनिया के सभी अमीर देशों के अंटार्कटिका पर हक जताने की, क्योंकि जो लिस्ट अभी मैंने आपको सुनाई उसमें एक भी गरीब देश शामिल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये देश पावरफुल थे और इन देशों के पास इतना पैसा था कि बस यही अंटार्कटिका में जहाज भेजने जैसे काम या फिर वहां पर बेस बनाने और साइंटिफिक रिसर्च करना अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी पर। हमारा देश भी उस समय काफी क्रिटिकल था। उसे भी यही लग रहा था कि ये सारे अमीर देश अंटार्कटिका को बांटने के लिए इस समझौते तक पहुंचे, लेकिन उस वक्त इंडिया हेल्पलेस था क्योंकि वो कोल्ड वॉर में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहा था। यानी कि वो ना तो रशिया से हेल्प ले सकता था और ना ही हर चीज में अमेरिका को हाँ बोल सकता था। इस टाइम पर इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। इंडिया ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 1971 की जंग हुई थी और इस जंग की वजह से दुनिया को बांग्लादेश नाम से एक नया देश मिला और इंदिरा गांधी और इंडिया की पावर पूरी दुनिया में उभर कर आई। ये वो टाइम भी था जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी और इसी दौरान इंदिरा गांधी को एक बेहद इंपॉर्टेंट लेटर भी मिला। ये लेटर था यूएसए में रहने वाले एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में।
लेटर में बताया गया था कि कैसे उस साइंटिस्ट ने CIA की रिसर्च को पढ़ा और उसे पता लगा कि अंटार्कटिका स्ट्रेटेजिकली कितना जरूरी कॉन्टिनेंट है और दुनिया के सारे पावरफुल देश इसी स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट के लिए वहां पर पांव जमा रहे थे। इस लेटर ने इंदिरा गांधी को मोटिवेट कर दिया कुछ एक्शन लेने के लिए और इसी मोटिवेशन के लिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन गंगोत्री और दिसंबर 1981 में इंडिया ने अपना पहला एक्सपीडिशन लॉन्च किया। इस मिशन को लीड कर रहे थे मशहूर बायोलॉजिस्ट सईद जहूर काजिम। इस ट्रिप के लिए इंडिया ने नॉर्वे से एक आइस ब्रेकर शिप हायर की थी जिसका नाम था पोलार्ड सर्कल। बेसिकली आइस ब्रेकर शिप एक तरह का स्पेशल शिप होता है जो बर्फ को तोड़कर आगे निकल सकता है। ये उन जगहों पर काफी यूजफुल होता है जहां पर ज्यादा बर्फ होती है। इस एक्सपीडिशन को 77 दिन लगे अंटार्कटिका पहुंचने में। इसमें 21 से ज्यादा साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और नेवी ऑफिसर्स थे और डिस्टेंस को देखें तो इसने टोटल 21,300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अब जहाज अंटार्कटिका तो पहुंच गया, लेकिन जब इसकी न्यूज पूरी दुनिया में फैली तो इसका मजाक बनाया गया और ये मजाक उसी ट्रीटी की वजह से बन रहा था जिसमें दुनिया के सारे गरीब देशों को अपॉर्चुनिटी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया इस ट्रीटी में शामिल ही नहीं था। टेक्निकली इंडिया को अलाउड भी नहीं था कि अंटार्कटिका पर लैंड करे, लेकिन इंडिया सीरियस था और इसी वजह से अगले 2 सालों में इंडिया ने 2 और टीमों को अंटार्कटिका भेज दिया। फिर 1983 आया जब फाइनली UN जनरल असेंबली ने एग्री कर लिया कि अंटार्कटिका को भी एक एजेंडा पर रखा जाएगा। अब इन सबके पीछे का एक मेन रीजन था कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था बाकी के देशों की तरफ से जो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं थे और वो भी इंडिया से इंस्पायर्ड होकर वहां पहुंचना चाहते थे। इसीलिए उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशंस पूरे कॉन्टिनेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। ऐसे में लग रहा था कि 1959 जो ट्रीटी है वो अब खतरे में आ चुकी है और ऐसा सब कुछ हो रहा था इंडिया की वजह से। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब चीज हुई। UN की असेंबली मीटिंग से सिर्फ 1 महीने पहले इंडिया ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया जब 1959 वाली ट्रीटी को इंडिया ने मंजूरी दे दी और इसके साथ ही इंडिया ने कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये था कि इंडिया के पास अब ये राइट आ गया था कि वो अंटार्कटिका के सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सके। दरअसल कंसल्टेटिव स्टेटस उन देशों के लिए ओपन था जो अंटार्कटिका में रिसर्च करने में इन्वॉल्व थे और अब इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था। इसीलिए इंडिया का पहले मजाक बना था, लेकिन उसने दिखा दिया कि उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में साफ हो गया था कि इंडिया ने जानबूझकर बिना किसी डेवलप देश की मदद लिए अंटार्कटिका में अपनी टीम इसीलिए भेजी ताकि वो एक्टिवली उन देशों में शामिल हो जाए जो अंटार्कटिका का फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। इसके बाद इंडिया ने अंटार्कटिका में कई बेस बनाए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारत ने ये जो अलग अलग बेस बनाए हैं इन पर इंडियन साइंटिस्ट आखिर करते क्या हैं? तो इन सब का जवाब बस एक वर्ड में है और वो वर्ड है जियोलॉजी, यानी कि अर्थ साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो देखती है कि पत्थर कैसे कंपोज हुए और कैसे वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जियोलॉजिस्ट का हमेशा से अंटार्कटिका में इंटरेस्ट था क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठते हैं, बिल्कुल जैसे एक जिगसॉ पजल होती है। यहीं पर साइंटिस्ट एक्चुअली में एंशिएंट रॉक का इस्तेमाल करते हैं इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इसके लिए ये समझिए कि साउथ अमेरिका अफ्रीका की वेस्ट साइड में पूरा का पूरा फिट बैठता है। जापान की जो शेप है वो साउथ ईस्टर्न रशिया में फिट बैठती है और जो ऑस्ट्रेलिया की साउथ कोस्ट है वो अंटार्कटिका की कोस्ट में बिल्कुल फिट बैठती है। इसी रीजन से साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि अगर इंडियन पेनिनसुला के एक साइड को अंटार्कटिका से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये सचमुच कनेक्ट हो पाएंगे। और तो और जो गोदावरी और महानदी रिवर बेसिन है क्या वो अंटार्कटिका की कोस्ट से मैचअप करते हैं। इन सबको अगर सिंपली कहा जाए तो मेन सवाल ये बनता है कि क्या कभी इंडिया अंटार्कटिका का ही पार्ट था। इंडिया ने अपनी जो 3rd एक्सपीडिशन भेजी थी वो अंटार्कटिका में इसी सवाल के जवाब ढूंढ रही थी। यह है सुदीप्ता सेनगुप्ता जो इस एक्सपीडिशन में शामिल थी और ये स्टडी कर रही थी शिरमाकर हिल्स में पाए जाने वाले पत्थरों को। ये हिल्स अंटार्कटिका के नॉर्थ कोस्ट के बिल्कुल पास पड़ते हैं। सुदीप्ता ने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया कि शिरमाकर हिल्स एक्चुअली में उसी फॉल्ट लाइन का पार्ट है जहां से इंडियन सबकॉन्टिनेंट टूटा है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंटार्कटिका से टूटकर नॉर्थ की तरफ फ्लोट करता रहा और एशिया के करीब जाता गया और फाइनली एशिया में जाकर मिल गया। अब ऐसे में जब एशियन कॉन्टिनेंट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का टकराव हुआ तो तिब्बत के पॉइंट पर हुआ और उसी की वजह से वहां पर एक नया लैंडफॉर्म डेवलप हुआ जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि हिमालयन रेंज जो आज पूरी दुनिया में फेमस है वो बेसिकली दोनों कॉन्टिनेंट के टकराव की वजह से उभर कर आई और इन सब बातों के बारे में सुदीप्ता ने सिर्फ कुछ पत्थरों की स्टडी करके पता लगा लिया। इसीलिए जियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है क्योंकि कहा जाता है कि हम पत्थरों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। अब सवाल यह भी है कि क्या अंटार्कटिका में जियोलॉजिस्ट ही काम करते हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ और भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडियन साइंटिस्ट आज काम कर रहे हैं।
कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर साइक्रोफिल्स की स्टडी करते हैं। बेसिकली साइक्रोफिल्स उन जीवों और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन को सहन कर सकते हैं और अंटार्कटिका के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे रहते हैं। अब आप सोचोगे कि इन सब की स्टडी क्यों की जाती है, क्यों करोड़ों रुपए एक ऐसे कॉन्टिनेंट को पढ़ने के बारे में खर्च कर दिए जाते हैं जहां फ्यूचर में रहने के भी कोई चांस नहीं है। इसके जवाब में सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये सब हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलती जा रही है, 2017 से 2020 के बीच यहाँ पर करीब 410 अरब टन बर्फ पिघल गई थी। इसीलिए साइंटिस्ट का इन ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि माइक्रो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि इस तरह की रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। ये रिसर्च एक साल से दूसरे साल तक कैरी ओवर करी जाती है। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज के दिन तक भी जो इंडिया की लेटेस्ट रिसर्च रही है वो सिमिलर सब्जेक्ट पर काम कर रही है कि क्या इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है। वैसे अंटार्कटिका आज के टाइम पर सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं बल्कि एक्सप्लोरर्स के लिए भी अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट को फाइनल फ्रंटियर की तरह भी देखा जाता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। यहाँ आज भी कुछ ऐसे मिस्टीरियस और अननोन चीजें हैं जिनका पता लगाने के लिए लोग अभी भी आते रहते हैं। ये कॉन्टिनेंट साउथ पोल में पड़ता है और इधर जो पहली एक्सपेडिशन करी गई थी उसकी कहानियां जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की गई। आज ये कहानियां अपने आप में लेजेंड बन चुकी हैं। जैसे शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी के एवरेस्ट चढ़ने की स्टोरी अपने आप में एक लेजेंड है, ठीक वैसे ही साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने की कहानी भी अपने आप में एक लेजेंड है। यह है रोल्ड एमुंडसन, जिन्होंने पहली बार साउथ पोल को छूने का कारनामा किया था। अमुंडसन एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे और 1911 में इन्होंने एक कारनामा कर दिखाया था। ऐसा कहा जाता है कि वो 830 माइल्स तक स्लेज करके गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेडिशन थी जो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और जिनसे बहुत दर्दनाक कहानियां बाहर निकल कर आई। एक ऐसी एक्सपेडिशन थी जो लीड करी जा रही थी ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के द्वारा। कहानी कुछ ऐसी है कि इस टीम में 5 एक्सप्लोरर की टीम को लीड किया जा रहा था। इसी वजह से साउथ पोल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। खराब वेदर, इनसफिशिएंट फूड और बेकार क्लोथिंग जैसी प्रॉब्लम्स इन लोगों के पास पहले से थी। लेकिन किसी तरह से ये लोग साउथ पोल तक पहुंच गए और 17 जनवरी 1912 को इन्होंने वहां अपने कदम रखे। लेकिन जब ये साउथ पोल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पोल पर एक नॉर्वेजियन झंडा ऑलरेडी प्लांट किया जा चुका है, जिसके बाद उन्हें पता चला कि 1 महीने पहले ही किसी ने इस इलाके पर कदम रखने का इतिहास बना दिया है। उसके बाद से हालत खराब होती चली गई। अपने वापसी के रास्ते में यूएस टीम का एक मेंबर गिरकर मर गया। इसके बाद एक मेंबर को फ्रॉस्ट बाइट हो गई, गैंग्रीन हो गया और वो चल नहीं पाया। इस समय तक टीम में हर किसी को बहुत तेज भूख लगने लगी थी, खाने की भी कमी थी और वो स्कर्वी रोग से बीमार हो गए। कई दिनों के बाद स्कॉट और उनके बाकी 2 साथी भी इसी वापसी के रास्ते में अपने स्लीपिंग बैग में मारे गए। वजह पता करने पर साफ था कि मौत ठंड की वजह से, भूख की वजह से और बीमारी की वजह से हुई थी। इस कहानी की सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब सर्च पार्टी ने स्कॉट के स्लेज को डिस्कवर किया तो उन्होंने ये पाया कि ये लोग करीब 16 किलो के रॉक्स अपने साथ लेकर चल रहे थे। दरअसल वो लोग रास्ते में चलते चलते रिसर्च के लिए कई सारे पत्थर इकट्ठे करने लग गए थे, जिसके बाद उनका वजन 16 किलो हो गया। और तो और ये लोग अपने पास रखे इन पत्थरों को 600 किलोमीटर तक घसीटते हुए आए थे। यहाँ पर 16 किलो पत्थर रखने की वजह से इन्हें अपनी फूड सप्लाई कम करनी पड़ी ताकि इसके लिए जगह बनाई जा सके। ऐसे में बात साफ थी कि अगर वो लोग सिर्फ इन पत्थरों को छोड़ देते तो शायद वापस पूरा रास्ता ये चल कर आ सकते थे, क्योंकि जहां इनकी बॉडी मिली वहां से बेस कैंप सिर्फ 11 किलोमीटर दूर था। ऐसे में हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि साइंस उनके लिए खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए भूखे बीमार कई 100 किलोमीटर तक ये लोग पत्थर लेकर आते रहे। जिसका क्या मतलब था ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर सोचा जाए तो अंटार्कटिका हो या साउथ पोल, ये एक्चुअली में है कुछ नहीं। साउथ पोल बस नक्शे में एक पॉइंट है जिसे हम देखते रहते हैं। वहां पर कुछ खास कोई चीज नहीं होती, बस होगा इतना ही कि आप वहां पर जब पहुंच जाओगे और अपने कंपास को घुमाओगे या जीपीएस को देखोगे तो 90 डिग्री पर साउथ दिखाएगा बस। और ये चीज आमतौर से पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर थोड़ा एरर के साथ नजर आता है। तो क्या लोग बस इसी एरर को खत्म करने के लिए वहां जाते हैं? इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ खास नहीं है लेकिन लोग उसके बावजूद जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। इन सब जगहों पर एक्सप्लोरर्स इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये भी इसी धरती पर मौजूद है और लोग वहां तक जा नहीं सकते। यानी कि कुछ अनोखा करने और खोजने के लिए आज भी एक्सप्लोरर्स अंटार्कटिक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और इंडियन साइंटिस्ट के भी वहां पर होने का कारण सिमिलर है। वो अंटार्कटिक जाते हैं क्योंकि साइंस और रिसर्च के लिए वो जगह बिल्कुल नई और अनोखी है।
और आज भी कई ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझाई नहीं गई, जिन्हें पहले सुलझाने का रिकॉर्ड बनाना अपने आप में मोटिवेट करता है। शायद उनके अंदर ये स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, अनोखी चीजें करने का, लेकिन जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वजह है कि इंडिया आज के दिन तक अंटार्कटिका में अपने साइंटिस्ट को भेजता रहता है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में भी साइंटिस्ट वहां जाते रहेंगे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ताकि वो भारत और अंटार्कटिका की सिमिलैरिटी को अच्छे से समझ सके। और इसी वजह से नई नई मिस्ट्रीज को दुनिया के सामने वो खोलकर रख भी पाएंगे। यही वजह है कि 80 से लेकर अब तक इंडिया ने 41 साइंटिफिक एक्सपीडिशन को अंटार्कटिका में भेजा है। अब देखना यह होगा कि इंडिया की इन एक्सपीडिशंस का रिजल्ट क्या निकल कर आता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक पहुंचती रहें।